कि इंडियन एम्बेसी जो है वहां पर दो बंदे आए और उन्होंने बोला कि अब एम्बेसी खाली कर दो। अरे जी। एम्बेसी खाली कर दो तो हम जाए कहाँ? हुँ, तो 4 से 5 प्लेटों में कुछ राइस आया था, बच्चे काफी ज्यादा थे, 100 सवा 100 बच्चे थे। नहीं, बट मैंने मिसाइल एक ही देखा था। मैं इंडियन एम्बेसी के गेट पे खड़ा हुआ था, मैं वहाँ से अच्छा। फ्लैग लेने गया था। दीपांशु, अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और यूक्रेन में किस यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करते हैं? सर मैं इवानो-फ्रांकिव्स्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ वहाँ पर, ओके, आप एमबीबीएस। इंडिया में कहाँ से हैं? इंडिया में मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ। जी, ओके, बाज़ार सीताराम। ओके। अ, जब इंडियन एम्बेसी ने अपनी गाइडलाइंस जारी की थी कि आप लोगों को जो कंट्री है वो छोड़ देनी है, वहाँ पे जी। इंडियन एम्बेसी को अंदेशा लगा कि वहाँ पे वार होने वाली है, तो उन्होंने अपनी एडवाइजरीज जारी की। तो तब क्या आप लोगों ने इस चीज़ को लाइटली लिया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूमर्स हैं कि इंडियन एम्बेसी ने पहले से आपको बता रखा था, बट आप लोग ही इंडिया आने के लिए रेडी नहीं थे। हम लोग तो बहुत पहले से रेडी थे। मेरे डैडी भी मुझे बहुत पहले कह चुके थे ऑलमोस्ट 14 को कि घर आ जाओ। बट हुँ, हो ये रहा था कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन नहीं चल रही थी, ऑफलाइन चल रही थी। और आपको भी सबको पता है कि यूक्रेन के अंदर अगर आप एक एब्सेंस लेते हैं तो उसके हम आपको पैसे देने पड़ते हैं। जो हुँ, हमारी एनबीज़ हैं वो पेड होती हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं आ रहे थे अपने घर। हम चाहते थे यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन हो जाए। हुँ, और जो अपनी इंडियन एम्बेसी है उन्होंने भी गाइडेंस इस तरीके से जारी की थी, अगर आपका यहाँ पे रहना ज़रूरी नहीं है, तो आप जा हुँ, सकते हैं घर अपने। उन्होंने पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को मेंशन ही नहीं किया था उसमें, बस इस ओके। तरीके से हमें गाइड किया था। जी। कुछ उसमें फ्लाइट्स का भी काफ़ी स्टूडेंट्स से सुनने में आया है कि जो फ्लाइट्स थी, वो काफ़ी कॉस्टली थी। इस वजह से भी बच्चे जो हैं वो इंडिया नहीं आ पाए। एक्चुअली आप अपनी फ्लाइट के ऐसा बारे में बताएँ? नहीं, ऐसा नहीं था। दीपांशु की जो फ्लाइट थी वो 24 तारीख की फ्लाइट थी। अच्छा, हमने इसकी फ्लाइट 16 को बुक करा दी थी। ओके, ये 23 तारीख को निकला था इवानो से कीव के अच्छा, लिए। ओके, तो ये पहुंचा सुबह 6:30 6 बजे के करीब कीव पहुंचा। वहाँ वहाँ मार्शल आर्ट लग चुका था, जी, कर्फ्यू लग चुका था। तो जब ये वहां से बाहर आया स्टेशन से तो इसने देखा कि वहाँ तो सारी चीजें क्लोज हो चुकी हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी बंद है। तो मैंने इसको गाइड किया, मैंने यार तुम जो है एक काम करो, बैक टू इवानो। हुँ, लेकिन वो इतना इजी नहीं था क्योंकि इवानो जो है 800 किलोमीटर दूर है। जी, और ट्रेन सारी बंद हो चुकी थी। तो हुँ, वो भी इतना इजी नहीं था क्योंकि बाहर जो है कंप्लीटली ट्रैफिक क्लोज था, टैक्सी वगैरह कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो हुँ, मैंने भी इसको सजेस्ट किया, मैंने यार एक काम करो, नियर बाई जो यहाँ से ना इंडियन यूक्रेन एम्बेसी, आप वहां जाओ। ठीक है, वहीं आपको जाना चाहिए, यही सबसे ज्यादा बेस्ट है। और मेरे हिसाब से तो आप वहीं जाके स्टे करो और वहां पहुंच के मुझे बताना सिचुएशन क्या है। लेकिन वो इतना इजी नहीं था क्योंकि स्टेशन और कीव और इंडियन एम्बेसी में ज्यादा फासला नहीं है, हुँ, अराउंड डिस्टेंस ऑफ 14 to 15 किलोमीटर। कंप्लीटली सारा वॉर जोन एरिया है और उस वक्त वॉर शुरू हो चुका था। भाई ये दीपांशु जो है कि एक टैक्सी बुक करके वहाँ इंडियन एम्बेसी गया, वहाँ 2 दिन जाके वहाँ रुके हैं ये। पहले दिन तो इतना पैनिक नहीं था क्योंकि हुँ, बच्चे कम थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो और बच्चे वहाँ इकट्ठे हो गए। वहाँ पर फूड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ओके, बच्चे भूखे थे क्योंकि ट्रेन में ट्रैवल किए थे, फिर वहाँ जाके ये एम्बेसी में रुके। तो हुँ, 4 से 5 प्लेटों में कुछ राइस आया था, बच्चे काफी ज्यादा थे, 100 सवा 100 बच्चे थे ये। तो अच्छा, वो इनके लिए सूटेबल कहाँ था, यंगस्टर्स हैं कितना, एक एक ग्रास भी नहीं खा पाए इन्होंने। जो है फिर और फूड की डिमांड की तो और फूड अवेलेबल था ही नहीं वहाँ पर। जी। अच्छा, ये हाँ, ये बच्चे वहीं रुके रहे। हुँ। तो वहाँ पे और लगभग जो बच्चे थे वो लगभग 100 सवा 100 बच्चे थे जब दीपांशु वहाँ गए हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा था तो ऑलमोस्ट 50 टू 100 बच्चे होंगे वहाँ पर, बट हुँ, हुँ, टाइम टू टाइम और डे बाय डे, जैसे कि 24 से 25 हुआ तो जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो ऑलमोस्ट 250 से 300 बच्चे वहाँ हो गए इन ओके। टोटल। तो जब आप या वहाँ से निकल के आए हैं, तो क्या आपके साथ और भी स्टूडेंट्स निकल के आए थे या फिर सिर्फ़ आप या जो आपका ग्रुप था वही आए हैं? एक्चुअली में सर हमारी टैक्सी ही नहीं बुक हो पा रही थी, वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। हुँ, हमने इंडियन एम्बेसी को यही कहा था कि हमें आप यहाँ से बस रेलवे स्टेशन पहुँचा दीजिए, हम हुँ, किसी भी ट्रेन में बैठ के अपनी स्टेट्स में चले जाएँगे। बिल्कुल। एम्बेसी की साइड से जो है एम्बेसी की साइड से उसको कोई इंडिकेशन नहीं था
ये बच्चे वेट कर रहे थे कि एम्बेसी हमारी हेल्प करेगी, हमारे लिए बसेस अवेलेबल करवाएगी या टैक्सी अवेलेबल करवाएगी, क्योंकि वहां पर तो सारे इंडियन स्टूडेंट थे। और इन बच्चों ने वहाँ काफी रिक्वेस्ट भी करी है, एम्बेसी के एक दो लोग आए भी थे कि जी। सर आप हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करवा दीजिए, हम यहाँ से निकल जाएंगे। बट वो कह रहे हैं कि वर्क इज प्रोग्रेस, हम काम कर रहे हैं, हम देखते हैं, हम भेजेंगे, ये करेंगे। बस ये है कि बच्चों को जो है इस तरह से कह के वो निकल गए, बच्चों का टाइम जो है वेस्ट होता रहा, लेकिन वॉर जो है वो वॉर बढ़ता चला गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था तो वॉर और बढ़ता जा रहा था। अब उस वक्त जो है कीव जहाँ बच्चे रुके हुए थे, एम्बेसी के आसपास भी ब्लास्टिंग होनी शुरू हो गई। अच्छा। एम्बेसी के अब एम्बेसी के अंदर ही बच्चे जो है हमें खुद, मैं पेरेंट्स हूँ, मैंने मोबाइल से वहाँ के जो ब्लास्टिंग साउंड भी सुने हैं, इन्होंने सुना है। तो मैं अच्छा। बच्चे से मैंने बच्चे पैनिक ना हो तो मैं जानबूझ के इनसे मजाक करने लगा, दीपांशु से हंसने लगा कि अरे यार ये तो कोई बात नहीं है, जैसे हमारे यहाँ दीपावली पे क्रैकर्स छूटते हैं, पूरी रात आवाजें आती हैं, तुम लोग सोच लो ये रशियन और यूक्रेनियन है, वो दीपावली मना रहे हैं एक दो दिन के लिए, तो सर क्या है। बड़ा एक मैं ना नहीं, बड़ी टफ थोड़ा सिचुएशन स्ट्रांग होती बनो आप। है ना, बच्चे अपने सामने मतलब मिसाइलें गिरते हुए देख रहे हैं, है ना, हाँ जी, हाँ बैलिस्टिक जी। मिसाइल, एक से एक अत्याधुनिक हथियार। दीपांशु, तुमने अपने मतलब खुद से भी देखा है कोई आंख से कोई मिसाइल गिरती हुई, या तुम्हारे सर सामने एक्चुअली कोई में ऐसा मैंने इंसिडेंट हुआ ड्रोन्स हो? तो बहुत सारे सुने, बट मैंने मिसाइल एक ही देखा था। मैं इंडियन एम्बेसी के गेट पे खड़ा हुआ था, मैं वहां से फ्लैग लेने गया था। तो हम्म। मैंने ऊपर से देखा एक मिसाइल जा रही है, साउंड बहुत तेज होता है मिसाइल का, और वो हम्म। बहुत तेज ट्रेवल करती है। कह हम्म। सकते हो आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, वो इतनी तेज ट्रेवल कर रही थी। वो ऐसे गई एकदम से, इतनी तेज जैसे कि क्रॉस कर गई, हमें पता नहीं चला। और वो कहीं लगी और एक ब्लास्ट की आवाज आई, बट हमें पता नहीं था कहाँ लगी। बट हम्म। नेक्स्ट डे हमने देखा कि वहां पे एक बिल्डिंग थी जिसके अंदर होल हो गया पूरा का पूरा। अच्छा। जी। ओके। तो हमें पता चला बाद में कि वो हम्म। मिसाइल वहां लगी थी जाके। अच्छा, तो आपकी जो फ्लाइट थी 24 तारीख में फ्लाइट थी, है ना, और 23 तारीख को जी जी। आप निकले थे इवानो से, फिर आप जो कीव में जाके फंसे। तो फंसने के बाद जब आप वहां पे फंसे, फिर उसके बाद आपने इंडियन एम्बेसी में आप गए। तो एम्बेसी में आप लगभग 2 दिन रुके हैं जैसा आपने बताया। तो उसके बाद 22 से फिर 26। क्या माइंड आपका मेकअप हुआ कि आप बॉर्डर ना जाके आप इवानो गए, और क्या वो पूरा प्रोसेस था, कैसे कैसे आपने टैक्सी बुक की, वो पूरा एक बार बताइए। सर एक्चुअल में जो प्रॉब्लम थी ना वो इसने मुझे फोन किया था, कीव की जो हम्म। सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी जी। और एम्बेसी से हेल्प नहीं मिल रही थी। मैं खुद रेगुलर जो है एम्बेसी में फोन कर रहा था, जी। इंडियन यूक्रेन एम्बेसी और इंडियन दिल्ली यूक्रेन एम्बेसी, जी। कोई भी फोन रिसीव नहीं कर रहा था। अच्छा। हम टीवी में मैं रेगुलर टीवी देख रहा था और टीवी में जो सिचुएशन थी ना वो टाइम टू टाइम और खराब होती जा रही थी। जी। तो उसके लिए वो दीपांशु को नहीं पता है, मैं हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ एक लोकल रेजिडेंसी है, वो भैया कीव में रहते हैं। अच्छा। वो कीव में रहते हैं, कीव से 20 से 22 किलोमीटर आगे। तो वो अच्छा। इंडिया में फंस गए थे, उनकी फैमिली वहां पर है, उनकी उनकी वाइफ है, उनका बेटा बेटी वो वहां रहते हैं। वो हम्म। लगभग 15 साल से वो कीव में रह रहे हैं। अच्छा। तो मैंने एक वीडियो वायरल किया था, मैंने एक वीडियो बनाया था सोशल मीडिया पे, मैंने वो डाला और हमारे जितने भी नोन है मैंने उनको शेयर किया, तो वो वीडियो उन भैया तक पहुंच गया, वो मुझे जानते थे। तो उन्होंने मेरा नंबर लेके मुझे कांटेक्ट किया, कहने लगे बेटे को बोलो अभी इसी वक्त बोलो, मेरी घर पे बात हुई है कि 2 से 3 घंटे के अंदर है ना वहां से निकल जाए, वहां अटैकिंग होगी और एम्बेसी भी खाली हो जाएगी। हम्म। तो मेरी दीपांशु से बात हुई, कहने लगा कि पापा ट्रांसपोर्टेशन तो मिल ही नहीं रहा है। मैंने, तुम बिल्कुल। लोग बेटा ट्राई करो, कुछ भी करो, वहां से निकलो। और हम्म। जैसे ही ये दीपांशु वहां से निकला है ना, 2 घंटे बाद इंटीमेशन आ गई कि इंडियन एम्बेसी जो है वहां पर दो बंदे आए और उन्होंने बोला कि अब एम्बेसी खाली कर दो। अरे जी। एम्बेसी खाली कर दो तो हम जाए कहाँ। जाए कहाँ, सही उन्होंने कहा बात है। नहीं ठीक है, आप जो एम्बेसी खाली कर दो, हम आपके लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं। बट कोई अरेंजमेंट किसी बच्चे के लिए नहीं किया गया। दीपांशु अपने 4 दोस्तों के साथ था, 3 दोस्तों के साथ। हम्म। एक दीपांशु ने, एक मुंबई का बच्चा था यश, जी। वो इसके साथ, वो भी कहने लगा भैया मुझे भी लेके चलो, रिक्वेस्ट करने लगा, मेरी मदर फादर की प्रॉब्लम, तो हम्म। मतलब तबीयत खराब है, तो इसने उस बच्चे को भी साथ लिया। और अब वहां से ये इसने निकलना शुरू किया, तो एक लोकल टैक्सी इसने बुक की वहां से अच्छा। रेलवे स्टेशन के लिए। अच्छा। 26 तारीख की बात है ये। कीव में 2 मतलब दिन के बाद, जहाँ पे ये थे एम्बेसी में, वहां से रेलवे स्टेशन हाँ, तक। ओके। जी हाँ, तो 26 तारीख को मॉर्निंग में इवानो का ही एक बच्चा, हम्म। वो
बाई बाई कन्वेंस जो है ट्रांसपोर्टेशन लेकर रेलवे स्टेशन गया था, तो ट्रेन शुरू हो चुकी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा, मतलब विदाउट रिजर्वेशन और फ्री ऑफ कॉस्ट, गोइंग टू वेस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूक्रेन। हाँ यूक्रेन। तो इन बच्चों को भी बोला, इनको भी वहां से तो इंटीमेशन मिली, मैंने भी बोला बेटे ट्रेन वगैरह शुरू हो गई है, मुझे भी इंफॉर्मेशन मिली है। दीपांशु तो खैर कर ही रहा था बात। तो जी। ये वहां से टैक्सी करके वहाँ रेलवे स्टेशन गया, रेलवे स्टेशन से इसने इसको ट्रेन मिल गई, ये सीधा फिर वहाँ 800 किलोमीटर का रन है कीव से इवानो, इवानो वापस का। अपने हॉस्टल पहुंच गया। तो फिर इवानो से आप अपना रोमानिया बॉर्डर पे गए हो। जी तो भैया, बॉर्डर पे हमारा क्या इवानो हालात के थे अंदर वो अपना थोड़ा-सा जो बताइए? आपकी जो जाने की जर्नी थी ना इवानो से रोमानिया बॉर्डर, और वहाँ पे जो सिचुएशन थी, एक्चुअल में काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे इवानो हैं से सोशल रोमानिया मीडिया पे, बॉर्डर उसके जाने बारे में के लिए बताइए? हमने टैक्सी बुक की थी एक। हुँ, उस हुँ। टैक्सी से हम बॉर्डर पे पहुंचे और बॉर्डर पे जाने के बाद हमने देखा वहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 इंडियंस ऑलरेडी हैं। 3000 इंडियंस, ओके। जी, इससे पहले हम लोगों की जहाँ टैक्सी रुकी थी, हमें वहां से 10 किलोमीटर वॉक करना पड़ा, ऑलमोस्ट 10 क्यों? किलोमीटर से ज्यादा ही, प्लस में ही होगा। क्यों? और जो बॉर्डर है यूक्रेन और रोमानिया का, वो आपको स्लोप पे है। आपको जो 10 किलोमीटर चलना पड़ा था, वो क्यों चलना पड़ा था? सर एक्चुअली में टैक्सीज उसके आगे अलाउड नहीं है, इसीलिए चलना पड़ा था। और अच्छा। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो किया होगा कि हमें वहां से चलना पड़ा। हुँ, उन्होंने टैक्सीज उसके आगे नहीं जाने दी। आगे अच्छा। रश था ना, काफी हाँ, था, हाँ। पैदल वॉकिंग कर रहे थे लोग, तो इसलिए वहां पे वो ट्रैफिक एरिया को रोक दिया गया था, हाँ, वहाँ पे क्योंकि वहाँ ट्रैफिक इंडियन था, स्टूडेंट के अलावा वो यूक्रेनी यूक्रेनियन भी बहुत थे, जी। बल्कि यूक्रेन की संख्या बहुत बहुत ज्यादा थी। ज्यादा थी। उनकी हाँ। कार्स में लाइन लगी हुई थी ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की। जितना हमने वॉक किया है, उनकी कार्स की लाइन भी वहीं तक थी, जारी थी वो बॉर्डर के अंदर। तो बॉर्डर पे क्या माहौल था? एक बार ज़रा वो अच्छे से बॉर्डर डिस्क्राइब पे करिए। बहुत बॉर्डर पे ज्यादा पैनिक था, पेनफुल था। बॉर्डर पे क्या था कि वो टॉल लेबर सिचुएशन नहीं थी बिल्कुल भी। वहां पर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो इतने ज्यादा पैनिक किए हुए थे। जो गर्ल्स थी वो रो रही थी, जो लड़के हैं वो आपस में सब बहस कर रहे थे। सबको क्रॉस करना था बॉर्डर। सही बात तो है। अल्टीमेटली एंड में सब आपस में ही बहस करते रह जाते कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो जो हुँ, वहां पे लोग खड़े थे, वो हमें धीरे धीरे क्रॉस करा रहे थे बॉर्डर। हुँ। यूक्रेनियन आर्मी हम लोगों को 3-3 2-2 घंटे में सिर्फ 15 से 20 बच्चों को भेज रही थी। तो अच्छा। बच्चे ना और ज्यादा वहां खड़े खड़े परेशान हो गए थे। और हुँ, वो हवा में बुलेट्स लगा रही थी, डॉज कर रही थी। कभी कभी हमें आके ऐसे मार भी रहे थे अपने पैर से। बैरिकेड्स पे वो लोग पैर मार रहे थे और बुलेट्स चला रहे थे। और कभी बच्चों को धक्का मुक्की कर रहे थे। तो बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक थे वहां पर। और हुँ। बच्चे बहुत ज्यादा थे, ऑलमोस्ट 3000 बच्चे थे वहां पे। खाने की अवेलेबिलिटी नहीं थी कुछ। रुकने की उसके कोई अलावा व्यवस्था है वहाँ पे? ना 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 सारे बच्चे वहीं जहाँ थे वहीं खड़े हुए थे, उसी पूरी सेम रात प्लेस पे। आपने वहाँ बिताई है मतलब हाँ सड़क पे? क्योंकि हमने काफ़ी सारे जी। वीडियोज़ देखे हैं, विजुअल्स देखे हैं कि वहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। लगभग कितना टेम्परेचर होगा वहाँ पे जब आप लोग रुके हुए थे? -3 के -4 के अराउंड था। और हमारे टाइम पर स्नोफॉल भी हो गया था रात में, और बहुत ठंड लग रही अच्छा। थी उस वक्त। वो बियरेबल नहीं था बिल्कुल भी। ओके, ओके, ओके। मैंने सुना है कि वहाँ पे कैफ़े था जहाँ पे आपको खाने की चीज़ें मिली? सर एक्चुअल में वहां पर हमें बीच बीच में कहीं कहीं फ्रूट्स मिल रहे थे, फॉर एग्जांपल बनानास, कहीं कहीं ब्रेड्स मिल रहे थे। बट जब तक हम पहुंचे तब तक वो सब भी खत्म हो चुका था। हमने अच्छा। जैसे तैसे बॉर्डर क्रॉस किया। उसके बाद जब हम रोमेनिया में एंटर किए, हुँ, रोमेनिया में एंटर करने के बाद जो हमें लोगों का प्यार देखने को मिला, वो बहुत अच्छा था। रोमेनिया के जो लोग थे, उन्होंने बहुत हेल्प की हुँ। हमें। लगभग कितनी देर में आपने, जैसे जब आप रोमानिया बॉर्डर पहुँचे, कितनी देर में आपने वो क्रॉस कर लिया? ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 16 आवर्स। ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे तो हम लोग सिर्फ क्यूज में ही लगे हुए थे क्रॉस करने के लिए। ओके, उसके बाद आगे जो सेकंड प्रोसेस था, वो ये था कि जो आपका पासपोर्ट है, वहाँ पे यूक्रेन की एक स्टैंप लगती है। अच्छा। वो स्टैंपिंग के लिए हम लोग वहाँ खड़े रहे थे 2 घंटे ऑलमोस्ट। उसके बाद जो फाइनल इमिग्रेशन होता है रोमेनिया में एंटर करने के लिए, हम लोगों को वहाँ पे भी लाइन में लगना लगा पड़ा था। तो ओके, इन सब के अंदर हमें 16 घंटे हो गए थे वहाँ खड़े हुए ओके, ऑलमोस्ट। ओके। तो जब आपने रोमानिया बॉर्डर में एंटर किया, तो उसके बाद वहाँ पे क्या फैसिलिटी थी? कोई शेल्टर में आप गए या फिर डायरेक्ट एयरपोर्ट पे? वो फैसिलिटी थोड़ा सर, बताइए। इंडियन रोमेनियन जो बॉर्डर है, उसको क्रॉस करने के बाद वहाँ पे रोमेनियन पीपल्स थे बहुत ज्यादा। वो सबकी हेल्प कर रहे थे। वो हमें खाने के पैकेट्स दे रहे थे, हमें ब्लैंकेट्स दे रहे थे, हमें हुँ, शूज जैकेट्स जो उनसे पॉसिबल हो रहा था सब दे रहे थे। हुँ, उसके बाद हमें इंडियन एम्बेसी से थे, वो शायद पता नहीं कौन थे, वो आए। उन्होंने हमें बोला कि आप लोग आगे जाइए, 300 मीटर्स के बाद एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे सारे इंडियंस खड़े हो जाएंगे क्यू अच्छा। में। हम वहां गए, हमने वहां वेट किया, बस हमने देखा कि वहां बस ही नहीं आ रही है। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। फिर हुँ, रात के वक्त ऑलमोस्ट 3 बजे एक छोटी मिनी वैन आई, जिसमें हम लोग बैठे और एक शेल्टर में गए।
फिर हमने शेल्टर में स्टे किया अगले पूरे दिन तक। ओके ओके। तो जो रोमानिया बॉर्डर है और जो एयरपोर्ट है उसकी दूरी लगभग कितनी थी? जो रोमानिया बॉर्डर है और एयरपोर्ट है उसके बीच में ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर का डिफरेंस है। जो बुचारेस्ट के अंदर एयरपोर्ट है, ओटेपनी अच्छा एयरपोर्ट, ओके। 490 तो के उसके आसपास। बाद जो फ्लाइट में जाने का प्रोसेस था, आप पहले बस में गए तो बस से एयरपोर्ट गए, तो वो पूरा प्रोसेस बताइए एक बार। सर जब और हम आप लोग तो बस शायद पहले तो जो हम आए हैं, आप तो दीपांशु शायद आए हैं वो एयर इंडिया की फ्लाइट से ना, के आप शायद स्पेशल विमान से आए हैं। मैं इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट से आया हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो आप जो नॉर्मल एयर इंडिया की फ्लाइट से आप उससे नहीं आए, वो पूरा वो बताइए कि उससे नहीं आया मैं। वो पूरा सर एक्चुअल में हमें पहले फर्स्ट शेल्टर ले जाया गया, वहां से फर्स्ट शेल्टर से हमें बुचारेस्ट ले जाया गया, वहां पे भी एक शेल्टर में रोका एक दिन तक। हम्म बट 2 मार्च को हमें सुबह सुबह पता चला कि आज 6 फ्लाइट्स हैं, तो हम्म मोस्ट प्रोबेबली हमारा नंबर आज आ जाएगा। तो हमें बस के द्वारा फिर से एयरपोर्ट ले जाया गया। हम एयरपोर्ट पहुंचे, हमने देखा कि हमारी जो बोर्डिंग है पहले तो एयर इंडिया के लिए चल रही थी, बट हम्म जब हमारी टर्न आई तो वहाँ पे हिंडन आया चेक इन पे, और हमें पता चला कि हम स्पेशल फ्लाइट से जा रहे हैं। तो वो भी फीलिंग है बहुत ही डिफरेंट, स्ट्रेंज और अच्छी फीलिंग थी कि हम्म। रियल हम लोग एयर इंडिया की एयरक्राफ्ट से जा पा रहे हैं फर्स्ट टाइम। कितने लोग थे उस फ्लाइट में लगभग? सर एक्चुअली में जो एयर इंडिया की कैपेसिटी है वो तो काफी ज्यादा है, बट बच्चों के लिए मतलब हम लोगों के लिए कंफर्टेबल बनाने के लिए जर्नी को उन्होंने सीट्स अरेंज की थी। तो उस प्लेन के अंदर उन्होंने 180 सीट्स लगाई थी, जिसके बाद भी जो कमांडर थे अपने जो एयर इंडिया के, उन्होंने 20 स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ले लिया और उन्होंने उनको जो हमारे ब्लैंकेट्स होते हैं उनके ऊपर बिठाने की कोशिश की अपनी साइड से, प्रॉपर उनको काम किया वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स एक हम इंडियन एयरफोर्स के क्राफ्ट में आए हैं। आप किस समय इंडिया में लैंड हुए थे? मैं रात को 1:30 पे लैंड हुआ था, 3 मार्च 1:30 AM पे लैंड हुआ था मैं। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी मिनिस्टर्स आए थे और इंडियन एयर फोर्स के जो चीफ होते हैं वो भी आए थे, और अच्छा मीडिया वगैरह भी आया था हम लोगों ओके। को रिसीव करने। एंड हाउ वाज द फीलिंग दैट टाइम? हमें सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा था कि हम लोग सबसे ज़्यादा स्पेशल तरीके से इवैक्यूएट हुए हैं, क्योंकि सारे बच्चे एयर इंडिया से इवैक्यूएट हुए थे और हम लोग रियलिटी में एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट से इवैक्यूएट हैं। तो वो फीलिंग ही बहुत डिफरेंट थी और अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था कि अपनी कंट्री वापस आ गए फाइनली। जब आप इंडिया में आ चुके हैं, ठीक है, और जहाँ जी। पे आपने 3 साल बिताए हैं भी, है ना, उस जगह को देख के मतलब एक क्या फीलिंग आती है कि जहाँ पे आपने इतने इम्पोर्टेंट सर थिंग्स। एक्चुअली में इवानो फ्रांकिव जो जगह है वहां से एक अपना ना पर्सनल पे आप कह लीजिए लगाव टाइप है कि हम लोग वहीं जाते हैं, हर बार रहते हैं हम्म अपना 10 मंथ्स वहां गुजारते हैं और 2 मंथ्स हम इंडिया में आके स्पेंड करते हैं वेकेशंस। तो हम्म। हम चाहते हैं कि वहां पे कुछ ना हो, सब कुछ चीजें जो पहले जैसे नॉर्मल हो जाए, वॉर वगैरह खत्म हो जाए, ताकि सस्टेनेबल लाइफ हो, यूक्रेनियंस के साथ भी कोई प्रॉब्लम ना हो। कहीं कुछ ऐसा था कि मतलब यूक्रेनियंस ने आपको सपोर्ट ना किया हो, या कहीं कुछ सर ऐसा? एक्चुअली में यूनाइटेड नेशंस पे एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर इंडिया ने यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया, ऐसा यूक्रेन बोलता है। तो हम्म। इसी वजह से वो बॉर्डर पे जो अग्रेशन हमें देखने को मिला वो उसका रिजल्ट था। वो लोग हमें हमारे फेसेस पे ये बोल रहे थे कि व्हाई वी शुड हेल्प यू व्हेन इंडिया शुडंट हेल्प अस एंड दे आर नॉट हेल्पिंग अस राइट नाउ टू। उन्होंने ये पूरा सेंटेंस हमें बोला था। ओके ओके। जी। बेटे को वापस आने के बाद परिवार में कैसा माहौल था जब बेटा घर पे वापस आ गया? नहीं, वापस आने के बाद तो हम लोग सभी बहुत खुश थे। हम्म बात मेरी नहीं है, मेरे मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे मम्मी डैडी, मेरे भाई, मेरी सिस्टर, मेरे जीजा जी, और सबसे ज्यादा तो मैं स्पेशली थैंकफुल दीपांशु मामा, इसके 2 मामा जी हैं, वो तो हर 2 घंटे में उनको अपग्रेड चाहिए। दूसरा, स्थिति थोड़ी सी ऐसी होती है कि बच्चा ना अपने आप में थोड़ा सा अपसेट होना, थोड़ा सा लो होना, वो बहुत ऑब्वियस चीजें हैं। उस समय लगातार हर कोई आपके वेलबींग के लिए तो पूछता है, लेकिन कोई हाँ, हाँ उस सिचुएशन को सोच के देखे कि वो बच्चा रिप्लाई कैसे करेगा। इसलिए मैं हमारे साथ तो अभी जब कभी मैसेज करता था ना, तो अधिकतर टाइम मैं आपको करता था, है ना, फिर आपसे अपडेट ना मिले, मैं दीपांशु को के रेगुलर कांटेक्ट में था कि हाँ भाई अब कहाँ हूँ, अब कहाँ हूँ, कैसे कैसे निकलना है। तो मैंने भी इसलिए जो आपका जो इसीलिए हम लोग टच में भी थे कि भाई आप लोग सेफली कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या आपके स्टेप्स जी, हैं। अच्छा अच्छा, चलिए अब सर तो आप। बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म, काफी खुश हैं हम लोग, क्योंकि 8 दिन से ज्यादा हम लोग बहुत पैनिक थे काफी। जी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये लौट पाएगा, जिस कंडीशन में वहां था, जिस सिचुएशन में फंस गया था, तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन हम्म आप लोगों के कोऑपरेशन से, दिव्यांशु के कोऑपरेशन से जी। बच्चों का बहुत ध्यान रखा। हम्म तो आप सभी लोगों के सहयोग से और हमारी जो
इंडियन आर्मी है, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, उन्होंने जो ई वैक्यूएट गंगा मिशन शुरू किया, जी, उस मिशन को कहीं हद तक उन्होंने, कहीं हद तक था क्या 75% वो सक्सेस हो चुका है और 100% सक्सेस होगा। जी, जितने भी बच्चे हमारे यूक्रेन में जो फंसे हैं, चाहे वो खार्किव हो, लिविव हो, इवानो हो, जी, सारे स्टूडेंट जो है वापस 2 से 3 दिन में मुझे पता लगा कि सब वापस आ जाएंगे। जी, मैं तो यही गॉड से प्रे करता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, जितने भी बच्चे हैं सारे जल्दी से जल्दी वापस आ जाए, वो भी अपने जो है पेरेंट्स से मिल पाए। सभी के जो पेरेंट्स है बहुत ज्यादा वॉरिड है, बहुत ज्यादा चिंतित है। जी। हम लोग भी यही कामना करते हैं कि सारे बच्चे सेफली आ पाएँ। सर, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।